हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज कॉम्पोजिशन से जुड़े सवाल करे थे और उसमें देखा था दो तरह के। जैसे छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एक तो आपका था कि आपको कंपाउंड दिया जाएगा या उसकी जानकारी होगी, नोन होगा, और एक अननोन कंपाउंड है तो उसमें वेट ऑफ जो है एलिमेंट जिसका परसेंटेज निकालना और वेट ऑफ कंपाउंड दोनों दिए जाते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट में अपने को बस एक ही ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज दिया गया है उसका एटॉमिसिटी फॉर्मूले में आप 1 ले लीजिए। आपको हमेशा जो भी मिलेगा कंपाउंड का मोलर मास वो मिनिमम पॉसिबल हो, ठीक है। और इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे डेंसिटी। पर डेंसिटी शुरू करने के पहले, क्योंकि हम लोग आगे जो है मोल के बाद इस प्रॉब्लम्स रिलेटेड स्टोइकियोमेट्री करने जा रहे हैं, तो उसमें हमको कुछ इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी और वहां हमें कुछ एलिमेंट्स कुछ कंपाउंड के फॉर्मूले वगैरह भी लिखने होते हैं। तो डेंसिटी शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको दूंगा और वो कई लोग आप फेमिलियर भी होंगे, पर यहाँ मैं एक बड़ी सी लिस्ट दे रहा हूँ और जिसको आपको याद रखना, और वो लिस्ट है कैटायन और एनायन की, है ना। तो ये लिस्ट पहले मैं दे रहा हूँ, उसको आप कॉपी करेंगे और याद रखेंगे और उसके बाद आज डेंसिटी वाला टॉपिक भी शुरू करेंगे जो हमारा नंबर 7 होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कैटायंस। लिस्ट ऑफ कैटायंस जो +1 यानी कि मोनोवैलेंट होंगे उनकी लिस्ट आपको देना, ठीक है। देखो पहले है H+, जिसको हम लोग हाइड्रोजन कैटायन या हाइड्रोजन कह देंगे। देन वी हैव Li+, लिथियम। ये जो प्लस लगा हुआ है ये उसकी वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव सोडियम, K+, पोटेशियम, Rb+, रुबिडियम, सीजियम, CS+। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है NH4+। दिस इज अमोनियम, नॉट अमोनिया, दिस इज अमोनियम, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल केसेस भी हैं। Cu+, इसको कहते हैं कॉपर 1, है ना, या इसका एक कॉमन नाम भी है क्यूप्रस। ध्यान रखिएगा कुछ एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी भी दिखाते हैं, तो जैसे ये कॉपर 1 है तो ये कॉपर 2 भी दिखाता है, तो उसको हम लोग कॉपर 2 कह देते हैं या क्यूप्रिक कहेंगे, ठीक है। तो जब छोटी वाली वैलेंसी होती है तो उसको अस बोलते हैं, बड़ी वाली को एक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और +1 के हैं, वो हैं Ga+, गैलियम, In+, इंडियम and Tl+, this is Tl, थैलियम, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखने, गैलियम प्लस लिखेंगे क्योंकि ये लोग एक से ज्यादा दिखाते हैं इसलिए बगल में शो करा है प्लस, है ना। ये रोमन नंबर से 1 दिखा दिया, ये लोग सिर्फ एक ही दिखाते हैं तो इनके बगल में प्लस में ही लिख रहा हूं। दे ओनली शो ऑलवेज +1, है ना, बट ये लोग एक से ज्यादा भी दिखाते हैं, भी बताऊंगा क्या दिखाते हैं एक से ज्यादा, है ना। तो ये आपके कुछ कैटायन है जो मोनोवैलेंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैटायन है वो होता है मरकरी का, उसको लिखते हैं Hg22+। दिस इज मरकरी 1 या इसको कह दिया जाता है मरक्यूरस, ठीक है। अब जरा यहां समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मरक्यूरस क्लोराइड लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। अभी आपको क्लोराइड का थोड़ा सा आइडिया होगा, Cl1- होता है, और अगर आप मर्क्यूरस को ऐसे लिखने गए कि H मर्क्यूरी +1 है और आपने ऐसे लिखा तो देखो 1+, तो क्रिस क्रॉस करते थे आप, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा HgCl। मर्क्यूरस क्लोराइड का जो ये फॉर्मूला लिखा गया है ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता, तो मैं बताऊंगा क्यों। जो मर्क्यूरस होता है वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है 2+, है ना। मर्क्यूरस कैसे लिखते हैं Hg22+। यार इसको देखो, अगर मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ ये कैसे होगा, ये होगा Hg और Hg और एक प्लस इस पे होगा, एक प्लस, ये इसके बीच बॉन्ड है, यानी दो मर्क्यूरी के आयन जुड़े हैं और दोनों पर एक एक
प्लस आर है, तो इसलिए मरकरी को 2 प्लस लिखेंगे। इसकी एक वजह भी है, और वो कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो ये बात मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाऊंगा कि ये ऐसे क्यों मिला, ऐसे क्यों नहीं लिखा गया। तो उसका एग्जैक्ट रीजन तो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में दूंगा। फॉर द टाइमिंग अपन क्या याद रखेंगे इसको, जस्ट आई विल रिमेंबर इट फॉर द टाइमिंग, ऐसा होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आएंगे देन आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रीजन, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता नहीं है क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म नहीं पता होगा, या मे बी पैरामैग्नेटिज्म, थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं कि इट इज Hg2 यानी मर्क्यूरस शुड नेवर बी रिटन लाइक Hg1+, इट शुड ऑलवेज बी रिटन लाइक Hg2+। और इसको अगर मैं क्लोरीन से कराता हूं 1- के साथ, तो क्रिस क्रॉस मेथड से क्या होगा, कैसे आएगा, तो ये बनेगा Hg2Cl2, ये आ गया मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका मर्क्यूरस क्लोराइड। तो आपका जो मर्क्यूरस होता है वो एक्चुअली इस तरह का कंपाउंड, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये बेटा बॉन्ड है। तो ये लिस्ट ऑफ कैटायन वो हैं जो +1 मोनोवैलेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया मर्क्यूरस क्लोराइड का एग्जैक्ट फॉर्मूला। अच्छा, आप देखते हैं कैटायन वो वाले जो +2 यानी कि बाईवैलेंट हो, ऐसे कौन कौन से हैं जो +2 दिखाते हैं, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है बेरिलियम 2+, बेरिलियम Mg2+, मैग्नीशियम Ca2+, कैल्शियम Sr2+, स्ट्रोंशियम। ठीक है, देन वी हैव Ba2+, बेरियम। ठीक है, ये आपके तो कॉमन हो गए। इसके अलावा और भी हैं Zn2+, जिंक, है ना। इसके अलावा आपके पास है Pb2+, ठीक है, इसको कहते हैं lead-2, या इसको हम लोग कह सकते हैं प्लम्बस। ठीक है, इसी तरह होता है Copper2+, कॉपर जो है देखो अभी बता रहा हूं, ये जो कॉपर है ये 1+ भी मिलता है और कॉपर 2+ भी मिलता है। तो इसको हम लोग जब 2+ मिलता है तो इसको कहा गया है क्यूप्रिक। ठीक है, ध्यान से समझो एक बार फिर से। जो आपका क्यूप्रस है, ये जो अस होता है किसी भी एलिमेंट की छोटी वाली वैलेंसी होती है, ये जैसे कॉपर है, सो कॉपर क्या है 1+, तो 1+ छोटी वैलेंसी है और 2+ बड़ी है। तो जो ये 1+ है इसके लिए हम यूज करेंगे अस पीछे, है ना, और बड़ी वाली के लिए वी यूज द वर्ड अस, एक तो अपने को ध्यान रखना है। तो कॉपर के लिए छोटी वैलेंसी 1+ है, बड़ी वैलेंसी 2+ है, तो ये हो गया क्यूप्रिक। इसके अलावा Sn2+, इसको कहते हैं tin2 या स्टेनस। ठीक है, अभी ये भी देखिए पीबी के लिए जो छोटी वैलेंसी है वो 2 है, पर कॉपर के लिए छोटी वैलेंसी 1 है, इसलिए इसको अस कहा गया है। इसके लिए बड़ी वैलेंसी 4 होती है, तो किसी के लिए 4 होगी छोटी बड़ी वैलेंसी और 2 छोटी होगी, किसी के लिए 1 छोटी और 2 बड़ी। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। और भी लिस्ट है, एक आता है Fe2, इसको कहा जाता है आयरन 2 या फेरस 2। ठीक है, आयरन 2 या फिर फेरस 2। अच्छा, इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं +1 में, है ना। जैसे आपका Ag+ आ गया ना, ये भी जो है सिल्वर 1 कह देते हैं इसे, सिल्वर, है ना, Ag+, आर्जेंटस लिखा जाता है इसे, तो ये सिल्वर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिल्वर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके कुछ मोनोवैलेंट हो गए, वो आपके कुछ डाईवैलेंट हो गए जो काफी काम के आएंगे। और भी एक तो ऐड कर लेते हैं, लेट अस राइट सम मोर ओवर हियर। लेट अस से यहां लिख दे रहा हूं Cr2, इसको मैं लिख रहा हूं क्रोमियम 2, ठीक है, Mn2 मैंगनीज 2, है ना,
और ऐसे और भी हैं, थोड़े से और लिख लो, Na2 निकिल 2। ये सब ध्यान रखनी क्योंकि अब आगे जो है इन सब की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ब्रैकेट में 2 लिख रहा हूं इसका मतलब ये एलिमेंट कुछ और भी दिखाता है, ठीक है। अगर मैंने इनके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये एलिमेंट सिर्फ 2 ही दिखा रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। Pd2 इज पैलेडियम 2, उसी तरह एक होता है Pt2 प्लस, दिस इज नोन एज प्लेटिनम 2, ठीक है। ये भी अपने को थोड़े से और ऐड कर लेंगे, काम चलेगा। ये 2 प्लस के हो गए आपके। अब करेंगे कैटायन +3 वाले, है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ट्राईवैलेंट। तो 3+ वाले जो हैं वो बहुत सारे हैं, उसमें से सबसे कॉमन है एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम। देन वी हैव गैलियम 3+, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था, गैलियम 3, इंडियम 3, उसके बाद है थैलियम 3 जो बड़ा रेयर है, बहुत कम मिलता है, और लिख ले रहे हैं बस। इसके अलावा Au3 गोल्ड 3, है ना, या इसको आउरिक भी कहा गया है, आउरिक, ठीक है। इसके अलावा आपके पास Cr3 होता है, क्रोमियम 3, इसके अलावा आपका Fe3 होगा, इसको कहा जाता है आयरन 3 या फेरिक, आयरन 3 या फेरिक। इसके अलावा आर्सेनिक 3, आर्सेनिक 3, एंटीमनी 3, एंटीमनी 3, then we have Bi3+, बिस्मथ 3, ठीक है। ये आपके 3 के हो गए, कुछ और भी ऐड कर ले रहे हैं। Mn3 मिलता है, और भी थोड़े से यहां लिख ले रहे हैं, स्कैंडियम 3, टाइटेनियम 3, वेनेडियम 3, दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम ध्यान रखना सिर्फ 3 ही दिखाता है, दिस इज वेनेडियम 3, और CO3 कोबाल्ट 3। ध्यान देना कोबाल्ट 2 भी दिखाता है, मैं इसको यहां भी ऐड कर दे रहा हूं कि कोबाल्ट जो है वो 2 भी दिखाता है, कोबाल्ट 2, ठीक है। और 2 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऐड कर लो, दैट इज, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज Hg2+, दिस इज नोन एज मरकरी 2 या मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, याद रखना, जब 1+ था तो मर्क्यूरस था, इट इज बिकेम मर्क्यूरिक। तो ये आपके कुछ ट्राईवैलेंट कैटायन हो गए। अब बात करेंगे टेट्रावैलेंट कैटायन जो +4 हो या टेट्रावैलेंट, ठीक है। इसमें आपका पहला है Pb4+, प्लम्बिक, या इसको हम लोग लेड 4 कह देंगे, लेड 4
स्टेनिक या से टिन 4, ठीक है। इसके अलावा Na4+ मिलता है, PD4 भी मिलता है, फ्लैट PD4 भी है, PD4 PT4 है ना। सो वी विल राइट निकल 4, पैलेडियम 4 एंड से प्लेटिनम 4, ये भी आपको मिलेंगे। आप कुछ पेंटावैलेंट भी लिख ले रहे हैं, 5 तक जो दिखाने कोशिश करेंगे, और जितनी ज्यादा वैलेंसी बढ़ती जाएगी उतना कम होता जाएगा। सो लेट अस गो विद केटायन +5 जो आपके पेंटावैलेंट है। जिसमें सबसे कॉमन है AS5+, आर्सेनिक +5, 5, एंटीमनी +5, और एक ले लीजिए बिस्मथ जो बड़ा रेयर मिलता है, ना के बराबर मान लो, एक दो जगह छोड़ के बिस्मथ 5। ये आपके कुछ पेंटावैलेंट हो जाएंगे, है ना। वैसे मैग्नीज भी फेमसली +5 दिखाता है, तो लेट मी राइट मैग्नीज +5। जो कॉमन है उन्हीं को लिखिए, कुछ अनकॉमन +5 वाले भी मिलेंगे। तो ये कैटायन की लिस्ट हो गई जो पेंटावैलेंट है। अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आगे कई जगह यूज होंगे, कुछ बड़े ये जो कंपाउंड्स हैं अभी तो फिलहाल नहीं होंगे पर आगे यूज होंगे। अब हम लोग करेंगे एनायंस, एनायन है ना, और खासकर जो -1 शो कर रहे हैं पहले उनके साथ, है ना। पहला है फ्लोरीन, फ्लोराइड, Cl-, क्लोराइड, अब इसको क्लोरीन नहीं कहेंगे, IED लग जाते क्लोराइड, है ना। देन वी हैव Br-, ब्रोमाइड, I-, आयोडाइड, OH-, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयोडाइड आयोडाइड हाइड्रोक्साइड, NH2 this is amide ion, है ना। Then we have one more, O2 this is known as super oxide. Then we have N3 this is known as azide ion, है ना, super oxide ion, amide ion, fluoride ion, ठीक है। ये जो है थोड़े से बड़े अनकॉमन होंगे, ऊपर के तो आपने पढ़े हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये आपके बड़े कॉमन उसमें नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा HCO3 इसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, ठीक है, या फिर आपका होता है HSO3 हाइड्रोजन, लेट मी राइट 4 फर्स्ट, है ना, सल्फेट या बाई सल्फेट, एक होता है HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, या बाई सल्फाइड। सारे वन वाले खासकर एनायंस बड़ा काम क्या ध्यान रखना। लेट मी राइट वन मोर, है ना, काफी और HCO-, दिस इज नोन एज फॉर्मेट, है ना, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट आयन, है ना। इसी तरह वी हैव CH3COO-, एसीटेट, ठीक है, 9,
Then we also have MnO4 minus. This is known as permanganate. We have ClO4 minus. Perchlorate. परमैंगनेट आयन या परक्लोरेट आयन, ठीक है। इसके अलावा ClO3 माइनस, ओनली क्लोरेट आयन, ठीक है। ClO2 माइनस, दिस इज क्लोराइट आयन, या ClO माइनस हाइपो क्लोराइड आयन, है ना। अब यहाँ क्लोरीन की जगह अगर मान लो ब्रोमीन लगा दिया, ऐसे लिख दिया BrO4 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, पर ब्रोमेट आयन, या मैंने आई लगा दिया पर आयोडेट आयन, इस तरह से बाकी के लिए भी लग जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं BrO3 minus, then this is known as bromate ion, है ना। इस तरह से बाकी भी चलेंगे, है ना। So ये आपके जो है एनायन कुछ -1 वाले, मैंने एक और लिख लो, बड़े काम का है, and that is your, let me write over here, aluminate, AlO3 minus, aluminate ion। ये आपके कुछ एनायन हैं जो -1 में आ रहे, जो कॉमनली अपने यूज भी काफी होंगे। एक और लिख लेते हैं O3 माइनस, ओजोनाइड आयन, दिस इज ओजोनाइड आयन, ये अपने को ध्यान रखना, O3 माइनस ओजोनाइड। नाउ -2 वाले लिखते हैं ना, -2 में, -2 लिखने के पहले एक दो और आ गए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिस हो गया, दैट वाज NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन, और एक होता है NO2 माइनस, नाइट्राइट आयन। इनको भी बड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन, ठीक है। अच्छा, -2 में देखो, पहला है CO3 माइनस, कार्बोनेट आयन, SO4 माइनस, सल्फेट, SO3 माइनस, सल्फाइड आयन। अच्छा, इसके बाद O2 माइनस, ऑक्साइड आयन। Then we have let us go with NH2 minus, इमाइड आयन, ठीक है। इसके बाद CrO4 माइनस, क्रोमेट आयन, ठीक है। MnO4 माइनस, ध्यान देना पिछली बार MnO4 1 माइनस था, ये MnO4 2 माइनस है, तो मैंगनेट आयन या मैंगनेट आयन, या इसको बोल देते हैं मैंगनेट 6, इसमें ना ये +6 होता है, ठीक है। पर वर्ड हट जाता है, बस इट बिकम्स मैंगनेट, ठीक है। Then we have Cr2O7 minus, dichromate ion, S2O3 minus, है ना, thiosulfate ion, S4O6 minus, tetrathionate ion,
ठीक है। अच्छा, O से जुड़े और भी हैं। O की फैमिली में सल्फर भी आता है, इसको कह देते हैं सल्फाइड आयन। Fe2 माइनस टेल्यूराइड, सॉरी सेलिनाइड आयन, सेलिनाइड आयन। Pe2 माइनस टेल्यूराइड आयन। इस तरह से आपके 2 माइनस में और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। देखिए ऐसे लिखा होता है C2O4 2 माइनस, ऐसे लिख देगा C2O4 2 माइनस, या इसको लिखेगा इस तरह से ओपन करके CO O माइनस O माइनस, या इसी को लिखेगा C, ऐसे कर देगा O माइनस, किसी भी तरह से लिखा हो ओपन करके या किसी भी तरह से, या तो ये सब जो है एक ही रिप्रेजेंटेशन है, इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन, है ना। ये भी अपने को कुछ 2 माइनस के ध्यान रखने हैं। अब आते हैं 3 पर, एनायन विद -3, है। पहला है आपका N3 माइनस, देखिए पिछली बार लिखा था N3 1 माइनस, ये अलग है, ये अलग है, इसको कहते हैं नाइट्राइड आयन। फिर होता है PO4 3 माइनस, दिस इज फॉस्फेट आयन, ठीक है। FeCN6 3 माइनस, फेरी साइनाइड आयन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वी हैव AsO3 3 माइनस, आर्सेनाइट आयन, ठीक है, या AsO4 3 माइनस, आर्सेनेट आयन। ऐसे कुछ कॉमन हम लोगों ने 3 वाले एनायन भी लिख लिए हैं। अब थोड़े से 4 के भी लिख लेते हैं। अभी और भी है इसमें, पर वो जो ज्यादा जरूरत पड़ती है उनकी बस उन्हीं को लिख रहे हैं, है ना। एक और लिख लो, बोरेट, BO3 3 माइनस, इट इज गो विद बोरेट आयन, है ना। जो मोस्ट कॉमन यूज हो रहा है बस उन्हीं को भी लिखते जा रहे हैं। बाकी और भी कुछ फास्फोरस के भी हैं जो मैंने फॉस्फेट लिखा और बाकी उसके नहीं बनाए, वो आगे समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कभी आगे की क्लास में। अभी अब बनाते हैं एनायन 4 माइनस के लिए। 4 माइनस, देखिए पहला है आपका SiO4 4 माइनस, सिलिकेट आयन। फिर है FeCN6 4 माइनस, दिस इज फेरो साइनाइड आयन, है ना। तो कुछ आपके ये 4 माइनस के होंगे, तो ये आपके सिलिकेट और फेरोसाइनाइड बड़े कॉमन है, तो बस इन्हीं को फिलहाल अभी लिख लिया है। तो ये जो एनायन और कैटायन की लिस्ट मैंने आपको दी है, अब एक बार में तो याद नहीं होगी, पर इसको रिवाइज करते रहना है, 1 या 2 वीक या 3 वीक या 4 वीक, इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है केमिकल इक्वेशन वाली, वहां पर ये यूटिलाइज होंगे। अगर आप इनके साथ फेमिलियर नहीं होंगे तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ जो है कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप स्टोइकोमेट्री से जुड़ी प्रॉब्लम्स अभी करेंगे, वहां मुझे केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, तो कई बच्चों को तो ये लिखने ही नहीं आती है केमिकल रिएक्शंस। तो इट इज मच बेटर कि अगर आप ये सारे ग्रेजुअली टिल यू हैव टू रिवाइज इट, सो दैट आपके दिमाग में ये फेमिलियर वर्ड्स आना शुरू हो जाए, जब कभी भी आपको ये दिखे तो यू कैन रिकॉग्नाइज ये क्या है। अब एक बार में तो होगा नहीं, इट्स ए लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस and you have to be very persistent and you have to be very persistent with all these things. It will come gradually, but those who will do it are definitely going to be a notch higher than the others. दूसरे से बेहतर होंगे, तो जो इसको याद करेगा उसको आगे फायदे देखेंगे, है ना। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट मुझे ये
वो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मोल और उसका एक पार्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। आगे और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले कैटायन और एनायन में मैं आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। जैसे नाइट्रोजन को लेके देखना, ठीक है, नाइट्रोजन जो है इसका मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया NH3, इसको कहते हैं अमोनिया, ठीक है। अगर मैं इसमें एक H+ ऐड करता हूं, लेट मी से कि आई एडेड 1H+, तो ये बन जाता है NH4+। इसके ऊपर ये चार्ज कैसे आ रहा है ये तो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बस जस्ट मान लो कि भाई इस पे H+ ऐड करा कि NH4 बनता है, तब इसको कहते हैं अमोनियम आयन, ठीक है भाई। अगर मैं इससे एक H+ निकाल दूं, माइनस ऑफ H+ करूं, तो ये हो जाएगा NH2 1-, एक माइनस इस पे बच जाता है, तो इसको कहते हैं इमाइड आयन, इसको कहते हैं अमाइड आयन। और मैं इससे एक और H निकाल दूं प्लस के फॉर्म में, तो ये बचेगा NH, इस पे आ जाएगा 2- का चार्ज, इसको कहते हैं इमाइड आयन। और मैं इससे एक और H+ निकाल दूं तो इस पे आ जाएगा 3- का चार्ज, इसको कहते हैं नाइट्राइड आयन, ठीक है भाई। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात देखिए, ये जो है HN3, इसको कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड, है ना, दिस इज नोन एज हाइड्राजोइक एसिड। अगर मैं इससे एक H+ निकाल दूं तो ये बन जाता है N3 1-, इसको कहते हैं अजाइड आयन, ठीक है, या हाइड्राजाइड, हाइड्राजोइक एसिड या हाइड्राजाइड एसिड भी कहते हैं इसे। तो इससे बनता है अजाइड आयन। सो देखिए, नाइट्राइड और अजाइड में अंतर है, दिस इज N3 1-, दिस इज N3-, है ना, तो ये अपने को ध्यान रखिए ना। ये मैं कुछ ऐसी चीजें दे रहा हूं जो थोड़ा हमेशा कंफ्यूज करती हैं अपने को, ठीक है। यस, तो ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। दूसरी बात जो अपने को और याद रखनी, मैं याद रखती हूँ ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन पे अगर 2- है देन इट इज ऑक्साइड आयन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पे नीचे 2 एक ऊपर है देन दिस इज, या ऐसे लिखता हूं, नीचे 2 ऊपर 2- है, देन दिस इज नोन एज पर ऑक्साइड आयन। और अगर ऑक्सीजन पे नीचे 2 ऊपर 1- है तब इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड आयन। और अगर ऑक्सीजन पे नीचे 3 ऊपर 1 है देन इसको कहा जाता है ओजोनाइड आयन। जैसे मान लो मुझे ऑक्साइड लिखना है, सोडियम ऑक्साइड, तो मैं कैसे लिखूंगा, Na+, या लेट मी राइट पोटेशियम, है ना, मैं बताता हूं पोटेशियम ऑक्साइड लिखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोडियम लिखो या तो कैसे आएगा, ये 1 यहाँ, ये यहाँ। ध्यान देना, ये जो 1 है इसको 1 यहाँ आता है, ये 2 यहाँ आएगा, पर ये माइनस+ से कोई लेना देना नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बनेगा K2O, तो ये हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड, यानी इस कंपाउंड में जो O है वो ऑक्साइड के फॉर्म में। अगर मैं उसको सुपर पर ऑक्साइड के फॉर्म में यहां लिखता हूं, देखो यहां पर, तो कैसे बनेगा, K+NO2 2-, तो ये 1 यहां आया 1 और इसका 2 यहां आया, तो क्या आएगा K2O2। ध्यान रखना, इसको काट नहीं सकते क्योंकि ये 2 इसका है और ये 2 इसका, तो ये 2 काटने का मतलब मैंने तो ऑक्सीजन कम कर दी, ये नहीं हो सकता है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको कहते हैं पोटेशियम पर ऑक्साइड, ठीक है भाई, ये पोटेशियम पर ऑक्साइड हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर इसके लिए बनाता हूं, इसके लिए क्या लिखूं, K और ये हो जाएगा O2 1-, ये 1 और ये 1 आप कट जाएंगे क्योंकि ये इससे इसको आप काट सकते हो, पर ये तो इसका 2 था ना, तो इस 2 से इस 2 को थोड़ी काट सकते हो, ये 2 यहां आया तो इस 2 से इस 2 को नहीं काटा जा सकता है। हाँ, ये दोनों 1-1 है, अब आप काट सकते हो, तो सीधे क्या लिखोगे, क्रिस क्रॉस के हिसाब से इट इज KO2। सो दिस इज नोन एज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, है ना। अब ये बचा, चलो इसका भी एग्जांपल के साथ लिख लेते हैं, K+NO3 1-, कैसे आएगा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा KO3। दिस इज नोन एज पोटेशियम
ओजोनाइड, ओजोनाइड। तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन ही तमाम तरह से जो है आपके कंपाउंड अलग अलग तरह के आयंस बनाता है, एनायन बनाता है। इसी नाइट्रोजन भी अलग अलग तरह से, इस तरह से सीरीज दे दी ताकि आपको ध्यान रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, तो आपको ये थोड़ा सा और ध्यान रख लेने हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा इसके भी कंपाउंड में आपको बना के दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने लिया अमोनियम, सो मैं लिखता हूं, मान लो अमोनियम, देखिए क्या है NH4+, और मान लो मैंने इसको Cl से मिलाया, तो ये यहां आएगा, ये यहां, तो ये क्या बन जाएगा NH4+, इसको कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। अभी नाम लिखना बाद में बताऊंगा, ध्यान रखना पहले कटायन लिखा जाता है फॉलोड बाय एनायन, तो पहले कटायन आया पोटेशियम फॉलोड बाय एनायन ऑक्साइड, कटायन फॉलोड बाय एनायन ऑक्साइड। अब जैसे मैं इसके साथ लिखता हूं Na+ और ये क्या आ जाएगा NH2-, ये यहां है, ये यहां, तो ये क्या हो जाएगा NaNH2। अगर यहाँ 1 है तो ये भी क्या होगा 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इसका नाम आएगा सोडियम और NH2 क्या हो गया अमाइड। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। अगर मान लो मैं इसके लिए लिखूं Na+ NH2-, तो देखो ये सॉरी NH2-, तो ये क्या आएगा Na2 और NH, दिस इज सोडियम इमाइड, ये हो जाएगा सोडियम इमाइड। इस तरह से आ जाना है। अगर मान लो N3 के लिए लिखूं तो क्या आएगा Na+ एंड N3-, तो ये आ जाएगा Na3N, दिस इज सोडियम नाइट्राइड। सिमिलरली अगर मैं अजाइड के लिए लिखना चाहूँ, अजाइड के लिए तो क्या आएगा Na+ एंड N3(1-), ये यहाँ, तो क्या आएगा NaN3, ये होता है सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड। ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये क्या है सोडियम नाइट्राइड और ये क्या है सोडियम अजाइड। NaN3 है, ये N3N है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये कुछ बड़े कंफ्यूजिंग है जो आपको याद रखने हैं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा। अब आगे बढ़ेंगे और हम शुरू करेंगे डेंसिटी। तो आगे हम लोग जो है आज टॉपिक शुरू करेंगे नंबर 7 जो है डेंसिटी। अब ये वैसे तो फिजिक्स का टॉपिक है, पर हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में जहाँ इसका एप्लीकेशन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और बहुत डिटेल नहीं करना है। छोटे से फॉर्मूले जो है वेपर डेंसिटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो उससे हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं और जिसका इस्तेमाल आगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में होगा, जो आपका टॉपिक नंबर 8 है। तो यहाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ डेंसिटी। देखिए भाई डेंसिटी को हम दो तरह से बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, एक तो आपकी डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, रिलेटिव डेंसिटी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है। एब्सोल्यूट डेंसिटी या इसको लोग साधारण भाषा में सिर्फ डेंसिटी लिख देते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ये बात ध्यान रखिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एब्सोल्यूट डेंसिटी को सिर्फ डेंसिटी कह रहे हैं, है ना। इट इज गिवन बाय फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेंसिटी इज गिवन बाय मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम कहते हो, ये दोनों बराबर है, मास बाय वॉल्यूम या W बाय V कह दो, है ना, W बाय V। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो अगर मैं इसको ग्राम ले रहा हूं, नीचे वाले को सीसी ले रहा हूं, तो यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम पर सीसी, या मैं ऊपर केजी और नीचे मीटर क्यूब ले सकता हूं, तो केजी मीटर क्यूब हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हम कह सकते हैं डेंसिटी विल बी गिवन बाय द फार्मूला मास बाय वॉल्यूम, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसकी एक यूनिट भी होती है ना। फॉर गैस हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे किस तरह से, डेंसिटी फॉर गैस, है ना, ये किसके लिए था, डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अगर डेंसिटी फॉर गैस कैलकुलेट करनी है तो डेंसिटी फॉर गैस हम लोग केमिस्ट्री में यूज करेंगे मोलर मास, ठीक है, जिसको हम लोग mm अपॉन
मोलर वॉल्यूम, इसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग जो है यूज कर लेंगे डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू मोलर मास और मोलर वॉल्यूम, तो mm/mv। तो और ये मोलर मास किसका होगा, गैस का, और ये मोलर वॉल्यूम भी किसका होगा, गैस का। तो ये डेंसिटी ऑफ द गैस। अच्छा, एक वर्ड आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको डिफाइन करा गया है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी मुझे निकालनी है अपॉन, है ना, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये काम करते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी के बजाय जो है हम लोग पहले रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते हैं फिर स्पेसिफिक डेंसिटी निकालते हैं। पहले देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या है। रिलेटिव डेंसिटी जो है नंबर बी, रिलेटिव डेंसिटी जो है इट इज अ डेंसिटी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम सब्सटेंस, है ना। इसको कहा जाता है ये वो रिलेटिव मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी होगी कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस with respect to density of another substance, density of another substance, ये कहलाती है relative density, है ना। तो अगर मैं relative density को define करूं for solid as well as for liquid, तब हम relative density के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं specific gravity, ठीक है। तब हम यूज करते हैं वर्ड specific ग्रेविटी, ठीक है। और अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन कर रहा हूं फॉर गैस तो हम लोग जनरली यूज करते हैं वर्ड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मैं फिर से बता रहा हूं, एब्सोल्यूट डेंसिटी वो डेंसिटी जो फिजिक्स में फॉर्मूले में पढ़ के आए हो, मास बाय वॉल्यूम W/V, है ना, अगर सॉलिड और लिक्विड है। और अगर गैस है तो मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी किसी सब्सटेंस की विद रिस्पेक्ट टू अनदर सब्सटेंस, उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे मान लो मैंने लिया रिलेटिव डेंसिटी को, मान लो मैं लिखता हूं RD, तो बोलूंगा डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस जो भी है अपॉन सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव डेंसिटी। तो किसी जिस सब्सटेंस के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन करी गई है उस सब्सटेंस की डेंसिटी दोनों का, तो वो क्या कहलाती है, रिलेटिव डेंसिटी। इट हैज बीन डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम अदर सब्सटेंस। अब यही रिलेटिव डेंसिटी को जब मैं सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज करता हूं तो वर्ड आप यूज करोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। और यही चीज मैं अगर गैस के लिए यूज करूंगा तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा वेपर डेंसिटी। सबसे पहले मैं बता रहा हूं व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा हूं फॉर, है ना, रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड विल बी रिफर्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको डिफाइन करा गया है ऐसे, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसकी निकालने की बात आ रही है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करेगा, अगर, और ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड के लिए, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री। और पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पे क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, या ये 1 ग्राम पर cc, या 1 ग्राम पर ml, या 1 ग्राम पर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब अगर मैं बोलूं इस फॉर्मूले में यहां 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के बराबर। और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान देना, एब्सोल्यूट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में अंतर है। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, उसमें यूनिट होगी ग्राम पर ml या kg पर मीटर क्यूब। पर जब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलूंगा क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी। यहां जब हम सॉलिड लिक्विड यूज करते हैं तो वर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाता है। तो हमारे लिए रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी दोनों यूनिट कट गए, वही चीज यहाँ पे आ रही है।
तो जब मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यूनिट तो दोनों की कट गई, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 4 डिग्री पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ गई, इट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, बट द ओनली डिफरेंस इज कि ये यूनिटलेस होगी। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, नोट पॉइंट 1 करके लिख रहा हूं कि आपकी जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी हैज सम यूनिट, उसकी कोई यूनिट होती है लाइक ग्राम पर एमएल या केजी पर मीटर क्यूब, है ना। पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस, इज यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस है? क्योंकि दोनों डेंसिटी के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो डेंसिटी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ये फर्क पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस। अच्छा, अगर मेरा सब्सटेंस गैस है तो फिर मैं उसके लिए वर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज नहीं करता हूं, फिर क्या यूज करता हूं, वेपर डेंसिटी। तो मैं आपको बता रहा हूं वेपर डेंसिटी क्या है। वेपर डेंसिटी, ये जो वेपर डेंसिटी है ये गैस के लिए यूज होती है, इसको लोग शॉर्ट में लिखेंगे वीडी, ठीक है, वीडी ऑफ द गैस। देखो जरा, तो वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस is defined as the density of gas upon density of hydrogen, upon density of hydrogen। ये होता है फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस। अब याद करो डेंसिटी ऑफ द गैस के लिए क्या लिखा था फॉर्मूला, लिखा था मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन, अगर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। देखो मोलर मास और मोलर मास ऑफ द गैस, वो तो गैस के मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी, पर गैस का मोलर वॉल्यूम तो वही होता है 22.4 लीटर, है ना, एसटीपी पे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए बिकॉज़ दे आर सेम। तो आपके वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, Vd ऑफ द गैस, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन, ये आ जाएगा। और इसको अगर मैं ऑपरेट करके लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, किसकी निकालना, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास क्या हो जाता है 2। तो ये हो गया वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। तो देखिए, तो ये हो गया आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी का फॉर्मूला, ये हो गया वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। अभी कोई जरूरी नहीं है कि हर बार अगर उसने सिर्फ वेपर डेंसिटी सवाल में दिया तो ध्यान देना नीचे 2 मान के चलते, क्योंकि वो गैस के रिस्पेक्ट टू डिफाइन है। कई बार सवालों में क्या करेगा कि वो गैस की जगह कोई और ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह कोई और गैस बोलेगा, तो उसके रिस्पेक्ट टू भी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करता है, इस पार्ट पे 2 या 3 प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि ये क्लियर हो क्या लिखा हुआ है। पहली प्रॉब्लम करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेट अस से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सब्सटेंस इज 1.8। देखो पीछे कोई यूनिट नहीं लगाया, सिर्फ दिखेगा 1.8 क्योंकि ये यूनिटलेस होती है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ये दे दिया, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस। कह रहा है कि किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक डेंसिटी 1.8 है, विद नो यूनिट है। फाइंड द मास ऑफ 100 ml ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो उसी सब्सटेंस के 100 ml वॉल्यूम जो होगा, लिक्विड है जो, उसका मास क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, किसके बराबर थी, ये बराबर थी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के, लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, इट वाज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस।
और जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है ये एब्सोल्यूट डेंसिटी थी, यानी ये क्या हो गया, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होगी 1.8, तो क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम कितना है 100 ml। सो आपका मास क्या आ गया 180 आ गया आपका मास, योर मास विल बी 180। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ तो बगल में कोई यूनिट लिखी नहीं होगी। ऐसे भी सवाल देगा, मान लो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, ऐसे भी कह सकता है विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, ऐसे करेंगे। अगर उसने डिफाइन कर दिया किसके विद रिस्पेक्ट टू है तो बड़ा आसान है ना। तब आप क्या करना है, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, फॉर्मूला क्या था, किसकी निकालनी है यहाँ पे मुझे, SO2 की, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ले रहे थे, पर इस बार हाइड्रोजन के लिए उसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, तो यहाँ किसका मोलर मास लेंगे, मीथेन का। तो वेपर डेंसिटी क्या हुई, इसका मोलर मास होता है 60, 32 64, ये हो गया 16, यानी वेपर डेंसिटी जो है SO2 की क्या आ गई, इट विल बी 4। अगेन ये क्या होगी, यूनिटलेस, तो वो कट जाएगा, तो वेपर डेंसिटी इज 4। अगर वो ये कहते कैलकुलेट, सिर्फ इतना कहेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, बस इतनी सी बात क्या है। तो ऐसे केस में उसने कुछ मेंशन नहीं करा किसके विद रिस्पेक्ट पे, तब ये हम अज्यूम करके चलते कि वो इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, कोई फार्मूला तो हाइड्रोजन के लिए लिखे हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी of SO2 is equal to molar mass of SO2 by 2। तो इस केस में इसकी वेपर डेंसिटी क्या आएगी 32, है ना। तो अगर किसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन करके सवाल में दे दी गई है तो उसके मोलर मास से डिवाइड करो, अगर डिफाइन नहीं करी गई है तो 2 से डिवाइड करके आप फाइंड आउट करोगे उसकी वेपर डेंसिटी, है ना। क्लियर, चलो जरा एक और सवाल करते हैं। तो एक और देखो सवाल, कई थोड़ा सा एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम करते हैं। 7.46 लीटर ऑफ द सब्सटेंस weighs 16 ग्राम 8 STP, ये ले लिया 8 STP, है ना। 7.46 लीटर ऑफ द सब्सटेंस weighs 16 ग्राम 8 STP। Find the vapor density of the gas. Find the vapor density of the gas। इतनी सी बात क्या है, देखो प्रॉब्लम कैसे करनी है, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रॉब्लम। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। तो अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, मुझे तो भाई वेपर डेंसिटी गैस की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि किसी के वजह से तो डिफाइन तो कर ही नहीं गई, तो मैं क्या लिखूंगा, मोलर मास ऑफ द गैस बाई 2, ये लिखूंगा। तो अगर मुझे गैस का मोलर मास पता चल जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेपर डेंसिटी गैस की पता चल जाएगी। और पूरे सवाल में कहीं गैस का मोलर मास नहीं दिया है, पर जो पहली लाइन की जरा उसको इंटरप्रेट करते हैं। पहली लाइन क्या कह रही है, पहली लाइन कह रही है कि वेपर डेंसिटी 7.6 लीटर ऑफ द सब्सटेंस जो है उसका वजन 16 ग्राम है, कितने पे, STP पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे। तो मैं क्या बोलूंगा, एक रिलेशन पिछली बार जब एक गोल्डन ट्रायंगल वाला करे थे तो वहां बोले थे कि 22.4 लीटर अगर गैस होती है वो भी STP पे, तो उसका जो मास होगा वो मास हमेशा किसके बराबर होगा, ग्राम मोलर मास के बराबर होगा। अगर ये कोई गैस है तो उसका मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मोलर मास होगा, या ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। ये ट्रायंगल बनाया है, अगर एलिमेंट होगा तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल हुआ तो ग्राम मोलर मास हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसी को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। देखो क्या दिया है, 7.46 लीटर जो गैस है उसका वजन है 16 ग्राम। अगर 1 लीटर होगी, और ये सब किस पे है, STP पे, तो मैं ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर 1 लीटर होगी तो क्या होगा, 16 अपॉन 7.46, और अगर कहीं ये 22.4 लीटर हो तो ये क्या हो जाएगा, 7.46 इंटू 22.4, है ना। 7 3 जा 21,
और 4 3 जा 1.2, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी अराउंड 3 है ना, 18 12 13 7.46 तो 7.46 तो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास, वी जस्ट अज्यूम्ड इट अराउंड 3, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी अराउंड 48 ग्राम ऐसे आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व था, कि समटाइम्स इनडायरेक्टली भी आपको मोलर मास कैलकुलेट कराएगा। अब क्या कर रहे हैं, मोलर मास फिट कर दो, 48 आ गया बाई 2, ये क्या हो गया 24 इज द वेपर डेंसिटी, है ना, 24 विल बी द वेपर डेंसिटी। लेट अस मेक इट है ना 7.16 कर ले, सो ये 24 3, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7.6 into 3, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 22.38 आ रहा है, तो लगभग 3 के आसपास मान के चलिए, एग्जैक्ट तो नहीं आया है, अप्रोक्सीमेटली 24 होगा। तो यहाँ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई, तो जब भी वेपर डेंसिटी की कोई चीज आएगी तो मोलर मास इनडायरेक्टली तमाम तरीके से निकलवाया जा सकता है, राइट। एक तरीका ये है, ये दे दिया आपको और आपसे कैलकुलेट कराया, है ना। लेट अस टेक एक और करते हैं ना, देखते हैं मोलर मास इनडायरेक्टली निकालते हैं, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन लिया है कि 1.2 into 10 to the power 25 molecule of CO2, now of gas, any gas, not CO2, of gas has mass of weighs, let us say weighs 50 ग्राम। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, ऐसे कहते हैं। देखो सेम रिलेशन है, वैसे यूज करना है। 1.2 into 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ गैस वेज 50 ग्राम। तो याद करो, अगर आपके पास ये रिलेशन होता था 6 into 10⁻23 अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उनका जो वेट होगा वो वेट हमेशा बराबर होता था ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के। ये कोरिलेशन ट्रायंगल वाले में बना के करवाया पिछली क्लास में, तो यहाँ यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को। कैसे, देखो 1.25 into 10⁻25 मॉलिक्यूल है तो उनका वजन 50 ग्राम है। अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो उसका वजन क्या होगा, 50/1.25 into 1.2 into 10⁻25। और आपके पास मॉलिक्यूल मान लो है 6 into 10⁻23, तो इनका वजन क्या हो जाएगा 50/1.2 into 10⁻25 into 6 into 10⁻23। सो ये जो है आपका, इसको मैं लिखूंगा, राइट। देखो ये क्या आ जाएगा 50 into 6, ये हो जाएगा आपका 300 into 10⁻23 अपॉन 1.2 into 10⁻25। ये दो और ये कट जाएंगे, इसको मैं लिखूंगा ना 3 into 10⁻25 अपॉन 1.2 into 10⁻25। सो ये और ये कट गया, यानी आपका वेट क्या आ रहा है 3/1/2 या 30/12 वेट आ गया। जिसको हम लोग जो है 10/4 या लेट अस से 5/2 कर ले रहे हैं, 2.5 कर ले रहे हैं, ठीक है। सो ये आ गया 2.5। सो ये वेट आ रहा है कितने सारे मॉलिक्यूल का। तो अगर मुझे वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मोलर मास ऑफ द अननोन गैस बाई 2, यानी वेपर डेंसिटी क्या आ गई 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं इन रिलेशन का, क्या कैलकुलेट कराने में, मोलर मास, और फिर उससे वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करी जा सकती है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर किसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन नहीं तो हाइड्रोजन मान के चलेंगे, क्योंकि दो ये किसका मास आ रहा है, हाइड्रोजन का। अब ये जो वेपर डेंसिटी या डेंसिटी से जुड़े सवाल है समटाइम्स डायरेक्टली आते हैं, अदरवाइज ज्यादातर प्रॉब्लम्स में इनका यूज होगा, जो कि अगला टॉपिक हम लोग जब करेंगे एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला, वहां इसका काफी यूज होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।